नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर आतंकवाद का खौफ ना हो। आए दिन किसी न किसी देश में आतंकी हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही में लंदन में आतंकी हमले हुए। इस हमले में बहावी विचारधारा को मानने वाले आईएस के सपोले शामिल थे। इसमें एक पाकिस्तान नागरिक के शामिल होने की जानकारी भी सामने आ चुकी है। लंदन के बाद अब ईरान की संसद और एक मेट्रो स्टेशन पर आतंकी हमला हो गया है। इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर से आईएसआईएस ने ली है। लगातार हो रहे ये हमले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दुनिया के देश चाहे जितनी तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन वे जब तक आतंकवाद पर काबू नहीं पाएंगे या यूं कहें कि आतंकवाद पर एकजुट नहीं होंगे, तब तक वैश्विक आतंकवाद से छुटकारा नहीं मिल सकता है। आपको बता दें कि ईरान की संसद सहित वहां 3 बड़ी जगहों पर बुधवार को सिलसिलेवार हमला हुआ। 3 आत्मघाती हमलावर संसद परिसर में घुस गए और गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक गार्ड की मौत हुई है। संसद पर हुए इस हमले में 7 लोग मारे गए हैं और 4 लोगों को बंधक बनाया गया है। ईरानी संसद के साथ ही दक्षिणी तेहरान के इमाम खुमैनी मकबरे पर भी हमला किया गया। यहां एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक खुद को उड़ाने वाले हमलावर एक महिला थी। खुमैनी मकबरे पर हमला करने वाले 3 लोग थे। इनमें से एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया और बाकी 2 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में इनसे एक ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। ईरान पर हमले के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शायद ही कोई देश बचा हो जिसने इस आतंक रूपी दानव का दंश न झेला हो। इससे छुटकारा पाने के लिए बस एक ही रास्ता है, वो है सभी देशों का एकजुट होना। फिलहाल दुनिया अब ये मान तो रही है कि इस्लामिक आतंकवाद बड़ा खतरा है, लेकिन इसके खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया जाना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। तो कितना बड़ा खतरा है ये और किस तरीके से इससे निपटा जाए, क्या कुछ होना चाहिए, तमाम देश किस तरीके से एक पटल पर आए, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके पास हम जाएं उससे पहले इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड टू एंश्योर दैट द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, which is the highest elective office in the nation, must be free and fair, and the commission is taking all necessary steps for discharging its constitutional responsibilities. इस संबंध में हम यह भी बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि राज्यसभा और लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं के नामित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं और इसलिए वे निर्वाचन में भाग लेने के भी हकदार नहीं हैं। इसी प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वहां के सदस्य भी राष्ट्रपतीय निर्वाचन में निर्वाचक नहीं हैं। Then Article 53 of the Constitution provides that the election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. Preference shall be marked in the international form of Indian numerals or in Roman form or in the form in any recognized Indian languages. Preference has to be marked in figures only. The elector can mark as many preferences as the number of candidates. Important is that while marking the ballot paper, the marking of the first preference is compulsory for the paper to be valid. Other preferences are optional. इसमें ये भी हम बताना चाहेंगे कि वोट चिन्हित करने के लिए आयोग विशेष पेनों का
पैन का प्रबंध करेगा। ये पैन निर्वाचक को यानी कि इलेक्टर को मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी द्वारा तब दिया जाता है जब उसे मतपत्र सौंपा जाता है। निर्वाचकों को मतपत्र केवल इसी पैन से करना है, ना कि किसी भी अन्य पैन से। किसी भी अन्य पैन से प्रयोग करने में मतगणना के दौरान वो बैलेट पेपर अवैध हो जाएगा और इस संबंध में जो हमारे नियम हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। इलेक्शन कमीशन will supply particular pens and the ballot papers have to be marked by those pens only, otherwise the ballot paper will be invalid. Then election commission in consultation with the central government appoints Secretary General of Lok Sabha and Rajya Sabha by rotation as the returning officer. Accordingly, the Secretary General Lok Sabha will be appointed as the returning officer for the present election. Poll for the election will be taken in the Parliament House and in the premises of state legislative assemblies, including legislative assemblies of NCT of Delhi and Puducherry. The Commission has also decided to appoint assistant returning officers in all state capitals, including Delhi and Puducherry, for making certain logistical arrangements like transportation of ballot boxes, etc. For meeting any eventuality, in case the assistant returning officer is not available for any reason, a second assistant returning officer is also being appointed. The list of assistant returning officer will be part of our press note, which will be handed to you after the press conference is over. The schedule of the election I will come in a short while, and that is what you actually wait for. Now, एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थी के नाम निर्देशक पेपर पर यानी कि उसके नॉमिनेशन पेपर पर प्रस्तावकों के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदकों के रूप में 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स इलेक्टर्स। कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के केवल एक नाम निर्देशन पर ही या तो प्रस्तावक के रूप में या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है। यदि इलेक्टर एक से अधिक नामांकन पेपर पर हस्ताक्षर करता है तो रिटर्निंग अधिकारी को पहले सौंपे गए नामांकन पत्र के अतिरिक्त अन्य नामांकन पत्रों पर उसके हस्ताक्षर अवैध हो जाएंगे। एक अभ्यर्थी अधिक से अधिक 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। निर्वाचन हेतु जमा कराई जाने वाली सिक्योरिटी 15,000 रुपये है, जिसे नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है। इसके साथ ही द लिस्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज मेंटेन्ड बाय द कमीशन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज अवेलेबल here in the election commission also, and it will also be uploaded on the website of the Election Commission of India. Now the polling, if required, shall take place. तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। इस पर भी अपडेट आपको लगातार देंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन लौटते हैं। तो ईरान में हुआ ये आतंकी हमला, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जिस तरीके से लगातार आईएसआईएस अपने पैर पसार रहा है और इस हमले में भी आईएसआईएस की तरफ से जिस तरीके से जिम्मेदारी ली गई है, ये कितना बड़ा खतरा है। और लगातार जो कहा जा रहा है कि तमाम देश एक पटल पर आए जिससे कि आतंक के खिलाफ एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ी जा सके, उसमें आखिर अभी जो स्थितियां हैं इतनी गंभीर हालातों में
तमाम देशों की तरफ से की गई जो कोशिशें हैं वो कितनी कामयाब हैं, इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जेके त्रिपाठी साहब हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ अनिल गुप्ता साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब। और साथ ही साथ हमें महमूद आलम साहब जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, मामलों के जानकार हैं, वो हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ सिन्हा साहब, ये जो स्थिति है, अगर ईरान में अगर संसद पर हमला होता है और आईएसआई जिम्मेदारी ले और लगातार पर कतरने की अमेरिका तक बात करता रहा है, कितना बड़ा खतरा है? ये मैं देख रहा हूँ कि विश्व के शांति को भंग करने का बीज अब मिडिल ईस्ट में बोया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान पर अटैक हुआ है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि सुन्नी कम्युनिटी, सुन्नी देश शिया ईरान को टारगेट कर रहे हैं और जिहादी टारगेट कर रहे हैं और ईरान को तबाह करने के लिए। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि उनका सुन्नी का क्लेम ये है कि ईरान ग्राउंड फोर्सेस देता रहा है आईएसआईएस के खिलाफ, और ईरान का जो सपोर्टर है लेबनान, वो प्रॉक्सी वार के तहत हजबुल्लाह के माध्यम से ग्राउंड फोर्सेस सप्लाई करता रहा है रेबल फोर्सेस को सीरिया और इराक में। अगली बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आईएसआईएस का जो उसकी एक्चुअल पकड़ थी, जहाँ से वो पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग करता था आर्म्स एंड इक्विपमेंट, वहाँ उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। धीरे धीरे उसको पुश आउट किया गया है। तो एक अल्टरनेटिव साइट, एक अल्टरनेटिव सॉफ्ट जगह ढूंढने की तलाश में है, ताकि उसका प्रेजेंस विश्व में दिखाई पड़े और ऐसा न लगे कि वो अब कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये रही है। लेकिन मैं आप आगे बढ़िए, फिर और मैं चीज़ें जी ठीक है। त्रिपाठी साहब से मैं आपसे भी क्योंकि ओपनिंग कमेंट लेना चाहूँगा मैं इस पर कि एक तरफ जो है हम पर कतरने की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल बिरादरी की अगर हम बात करें, अमेरिका अपनी तरफ से जो है आईएस पर दबाव बनाने की बात करता है कि हम जो है कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है, जो लगातार एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं और उन देशों में जिन्हें हम कहते हैं कि विकसित हैं, वो वहाँ पर इस तरीके की स्थिति, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं वहाँ हमला होता है, और अगर ईरान की हम बात करें जहाँ पर उम्मीद की जाती है कि चलिए ठीक है, एक सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से, एक ताकत के लिहाज से ईरान जो है एक एग्जाम्पल है, उन परिस्थितियों में आईएसआईएस का ये हमला होना कितना जो है चिंताजनक है? त्रिपाठी साहब देखिए, ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर आप देखें तो आईएसआईएस या उसके पहले के भी जो हमले होते रहे हैं जी, जो भी तथाकथित विकसित देश हैं, उन्होंने इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया है जब तक कि स्वयं उनके ऊपर इसका रिपरकशन नहीं हुआ है। जैसे कि हिंदी की एक कहावत है कि जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। आप जानते हैं कि 2001 से पहले अमेरिका से हम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि आतंकवाद बढ़ रहा है, इसको ख़त्म कीजिए, लेकिन अमेरिका आतंकवाद के मामले में कुछ बोलने से कतराता रहा जब तक कि ट्विन टावर पे न्यूयॉर्क का हमला नहीं हो गया। बिल्कुल। जब खुद हमला हुआ तब अमेरिका को इसकी समझ में आई। यही चीज़ यूरोप के अन्य देशों में भी हुई। जब फ्रांस में हमला हुआ, जब बेल्जियम में हमला हुआ, अभी ब्रिटेन में हमला हुआ, ब्रिटेन में पहले भी हो चुके हैं, तो तब इन देशों को, इन विकसित देशों को समझ में आया। लेकिन अभी भी अमेरिका अभी भी, क्योंकि ये आईएसआई का जो कार्य क्षेत्र रहा वो ना अमेरिकन सीमा में है, ना अमेरिकी क्षेत्र में है, उससे बाहर है, इसलिए अमेरिका सीधे सीधे हस्तक्षेप से उसमें बचता रहा है जी। फिर भी अब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि कैसे इसका प्रभाव आगे पड़ता है। ईरान के संबंध सऊदी अरेबिया से ठीक नहीं थे, क्योंकि ईरान जो है वो शिया था और सऊदी अरेबिया कट्टर सुन्नी था जी। लेकिन अभी इस हमले के बाद से, और ख़ास तौर से उसके पहले जब ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटाए गए अमेरिका द्वारा, तो उसके बाद से और इस हमले के बाद से ऐसा लगा कि सऊदी अरेबिया भी इस मामले में चिंतित है, सीरियस है कि हमला कहीं भी हो वो निंदनीय है। और एक सबसे बड़ी बात जो इसमें उभर करके आती है कि इस हमले का केंद्र बिंदु क्या है। आप देखिए, ये सारे हमले पाकिस्तान से सटे देशों में हो रहे हैं। सीरिया को अगर आप छोड़ दें तो सारे हमले पाकिस्तान से सटे देशों में हो रहे हैं। अफगानिस्तान में हुआ,
दो तीन बार बम के हमले हुए, हमारे दूतावास में भी 2 बम रॉकेट गिरे। ईरान में हमला हुआ। भारत में ISIS नहीं, लेकिन तब भी भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन हमला करते रहे। त्रिपाठी साहब, तो मैं ये मान लूं कि पाकिस्तान को लेकर जो हम लगातार कहते आए हैं और जो उसकी वास्तविकता है, उन तमाम चीज़ों के इतर जो ISIS का एक जो नया प्लेटफॉर्म दिया गया इन आतंकवादियों की तरफ से, उसके पीछे भी पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की फोर्सेस का इसमें प्रत्यक्ष तो नहीं बल्कि परोक्ष रूप से जरूर हाथ है इसको बढ़ाने का। क्योंकि एक चीज़ आप ये देखें कि वैसे भी पाकिस्तान की परोक्ष रूप से पाकिस्तान की कार्यविधि यही रही है, पाकिस्तान की मंशा यही रही है कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बने वो। जी, सऊदी अरेबिया भले ही इकोनॉमिकली सबसे अच्छा, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान ये सोच के कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है और हम ये भी दिखा दें कि हम कट्टरपंथी संगठनों को कितना समर्थन कर सकते हैं, उसमें वो लीडरशिप, उसका नेतृत्व करना चाहता है। इसलिए प्रत्यक्ष तो नहीं, परोक्ष रूप से ISI की जरूर इसमें भूमिका रही है, ISIS को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने। ठीक है। अनिल गुप्ता साहब, ये जो हमला हुआ है ये क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि एक कोशिश ISIS की जो टेरर फैलाने की है, या उन देशों के बीच में जो लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं, ISIS को नेस्ते नाबूद करने की जो कोशिशें, जो कार्रवाई की जा रही हैं, उन्हें अगर टारगेट किया जा रहा है तो ISIS क्या मैसेज देना चाह रहा है? देखिए, ISIS जो है, ये जो हमला हुआ है, इससे हमें 2-3 चीजें सामने आती हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी ये इस्लामी जिहाद से बदलकर बहावी जिहाद हो गया है, क्योंकि ईरान भी एक इस्लामी देश ही है, लेकिन ये यहाँ पर अभी शिया सुन्नी का सवाल है वो पैदा हो रहा है। बिल्कुल। और शुरू से ही ISIS जो है वो शियास के खिलाफ रहा है, और ईरान जो है वो शिया के मिलिशिया भेजे हुए इराक के अंदर ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए, तो शायद उसका जवाब उसने दिया है। और जो एक मैसेज ISIS देना चाहता है वो ये है कि दाइश की ताकत जो है, बेशक उनका जो कैलिफेट था वो कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं हुई है, और वो छोटे छोटे गुटों में बंटकर दुनिया के अंदर आतंक फैलाते रहेंगे जब तक उनका मकसद जो है वो एक भावी आइडियोलॉजी को पूरे विश्व के अंदर फैलाना वो पूरा नहीं हो जाता है। और इसके अंदर एक एंगल और है, और वो ये है कि इसमें सऊदी अरेबिया का क्या रोल है। अगर आप देखेंगे, कल ही सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि वक्त आ गया है कि ईरान को सजा देनी चाहिए, और आज वहां पर हमला हो जाता है। तो मुझे तो शक है कि इसमें सऊदी अरेबिया का भी हाथ है। जी, यानी वो पार्ट भी हो सकता है। लेकिन एक जिस बात का जिक्र यहाँ पर SP सिन्हा साहब, अनिल गुप्ता जी कर रहे हैं कि अब टुकड़ों में, क्योंकि हम लगातार ये जो खबरें आती रही कि ISIS का जो वजूद है वो खत्म हो गया है, या ये स्थिति है कि अब एक साथ लड़कर जो अब हालात जो थे, तमाम जो देश अटैक कर रहे थे, मसलन अमेरिका की तरफ से या फिर रूस की तरफ से जो कुछ किया जा रहा था, उन तमाम चीज़ों में ISIS की ये स्थिति हो चुकी है कि ग्राउंड पर या वैसे भी सामने आकर नहीं लड़ सकता है। एक स्टेटमेंट आया जो कहा कि ISIS के जो कर्ता धर्ता हैं वो चाहते हैं कि उनके जो लड़ाके हैं वो फैल जाएं और जो छिटपुट वाली जो घटनाएं हैं उस तरीके की वारदातों को अंजाम दें। तो ये इनिशियल है उसका, शुरुआत हो रही है उसकी। एकदम। देखिए, लड़ाई लड़ने के तरह तरह के तरीके होते हैं। कन्वेंशनल वॉर में फोर्स कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक दूसरे एडवर्सरी के सामने आते हैं। जी। पहले टैंक की लड़ाई होती है, आर्टिलरी गन की लड़ाई होती है, उसके बाद इन्फेंट्री अपने सामने एक दूसरे के आते हैं। एक है, आप दुश्मन को देख सकते हैं कि जनरल एरिया में वो छुपा तो होगा बंकर में, बट आप उसको लोकेट कर सकते हैं। लेकिन जब गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, जब हिडन वॉरफेयर होता है, जहां आतंकवादी संगठित होकर आपके सामने नहीं आना चाहता है, तो वो गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। गुरिल्ला टैक्टिक्स के भी तरह तरह के फॉर्म है। एक फॉर्म है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में अल्टरनेटिव साइट्स पे फैल जाइए, जहां लोगों को विश्वास ना हो या शंका ना हो कि आप वहां फैले हैं, और वहां
ह्यूमन बॉम्ब छोटे छोटे टुकड़ों में अटैक कीजिए और टारगेट को डिस्ट्रॉय कीजिए। तो आपका जब कैनवास बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, आतंकवाद का आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो लोग समझेंगे कि आपके शक्ति में कोई कमी नहीं हुई है और आप इनफैक्ट आप विस्तार रूप ले रहे हैं। तो ये बात है। लेकिन सुमित जी, जो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में स्ट्रैटेजिक इश्यूज क्या है। स्ट्रैटेजिक इश्यूज है कि मिडिल ईस्ट में पूरे विश्व शांति की बीज बोई जा रही है। कौन मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करेगा, वो लड़ाई छिड़ गई है। सऊदी अरबिया, अमेरिका, पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा मिडिल ईस्ट में, उसकी वो बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गया है। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और ईरान को जो थ्रेट हो रहा है इर्द गिर्द लोगों से, उसकी इंपॉर्टेंट बात है। ISIS के तरफ विश्व शक्तियों का, महाशक्तियों का क्या रवैया होगा, क्या रुख होगा, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की क्या सोच होगी, वो महत्वपूर्ण बात है। और जब तक विश्व की शक्तियां इस अशांति की तरफ यूनाइट नहीं, जुड़ के नहीं, एक विश्व का अभिशाप या कलंक या विश्व समझ के नहीं लड़ेंगे, तब तक शांति की कोई गुंजाइश। साथ तो आना पड़ेगा, कम से कम एक माला के मोती बनना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है कोई कार्रवाई पर हो सकती है। त्रिपाठी साहब, एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक राजनयिक के तौर पर आप जो है अपनी ड्यूटीज देते रहे हैं। अगर ईरान की हम स्थिति देखें, क्योंकि हमें यह भी समझना होगा कि भारत के लिए क्या सिक्योरिटी रिस्क हैं, ईरान का जो सिक्योरिटी चेन है वो कितना मजबूत है, और ISIS अगर उसे भेद रहा है तो उनके भी क्या लूप होल्स हैं, क्या उनकी कहीं इतनी कमी रही है, या ISIS अपने आप को गोरिल्ला वॉर के लिए इतना ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। और अगर ईरान के अंदर यह स्थिति हो सकती है तो भारत की जो सिक्योरिटी की जो स्थिति है वो कहाँ है? देखिए, मेरा मानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी वर्कफोर्स, वो भारत से किसी मामले में कम नहीं है। लेकिन अब वही बात हो जाती है कि अगर आतंकवादी संगठन छुटपुट हमला करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, जैसा कि जनरल सिन्हा ने बताया, उस स्थिति में कहीं का भी सिक्योरिटी संगठन हो, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आपने देखा वेस्टर्न यूरोप के कई कंट्रीज़ में ये हुआ है, वहाँ भी सिक्योरिटी इतनी लैक्स नहीं है, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सुरक्षा करते हैं, आप डिफेंसिव मोड में रहते हैं, ऑफेंसिव मोड में नहीं रहते। इसलिए समस्या तो है, लेकिन इसको आप ऐसे भी देखिए कि अगर ईरान में अशांति फैलेगी तो किसका फायदा होगा। बिल्कुल, ये इसी सवाल के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। गुप्ता साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा और हम ये समझेंगे कि अगर ईरान में अशांति फैलेगी जिस तरीके त्रिपाठी साहब ने कहा, तो उसका फायदा किसे मिलने वाला है, और ISIS अगर ये गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स अपना रहा है तो उसका तोड़ क्या है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान और हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा। तो ईरान पर हुआ हमला कितना गंभीर है, और लगातार ISIS की तरफ से जिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरीके से अलग अलग देशों में निशाना बनाया जा रहा है, उसके क्या मायने हैं, और साथ ही साथ आखिर इसका इलाज क्या है और कैसे ISIS से निपटा जाएगा, क्योंकि एक घुन की तरह अब ISIS जो है तमाम देशों को परेशान कर रहा है, मुश्किलें जो हैं तमाम देशों के सामने खड़ा कर रहा है। और साथ ही साथ ये और कितना गंभीर हो जाता है जब ईरान में हमला संसद पर कर दिया जाए, संसद को टारगेट किया जाए। हमारे तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि ईरान पर अगर हमला होता है या वहां का सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो फायदा किसे होगा, किसे होगा? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान जी,
क्योंकि पाकिस्तान के बगल में एक स्ट्रॉन्गर ईरान कभी भी पाकिस्तान को सूट नहीं करेगा जी। किसी भी देश को नहीं सूट करता कि उसके बगल में अगर उसका पड़ोसी जिसके साथ उसके रिश्ते अच्छे न हो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, दूसरा कारण ये भी है कि पाकिस्तान स्वयं को इस्लामिक देशों का मुखिया के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि सुन्नी कंट्रीज़ में सिर्फ उसके पास एक न्यूक्लियर पावर है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो सकता है इस स्थिति में सऊदी अरेबिया को हो सकता है, जैसे कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि सऊदी अरेबिया ने कल ही ये कहा है कि अब समय आ गया है ईरान को सबक सिखाने का। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये ईरान को सबक सिखाने की बात जो सऊदी अरेबिया ने कही उसके परिणाम स्वरूप ISIS की ये कार्रवाई हुई, क्योंकि सऊदी अरेबिया ISIS के मामले में अमेरिका के साथ है जी। और ये इसलिए थोड़ा सा ये बात गले उतरती नहीं है। हो सकता है ये कॉन्सिडेंस हो। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो सकता है जी। अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है इससे कि अगर ईरान असुरक्षित रहता है तो चीन को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि चीन का जो CPEC है वो उसके काट में अगर भारत के ये चाबहार वाला कॉरिडोर है तो इससे चीन को एक तरह से अगर चाबहार वाला कॉरिडोर जो है वो खतरे में पड़ता है तो चीन को इससे फ़ायदा हो सकता है। और चौथा, ISIS को तो फ़ायदा है ही, जैसा कि जनरल सिन्हा ने बताया कि जब वो कमज़ोर होने लगे मोसुल में, सीरिया में, तो धीरे धीरे फैल करके क्लस्टर बम की तरह फैल करके उनको अपनी कार्रवाई एक मैसेज जरूर देना है कि हाँ हम जिंदा हैं। अनिल गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहले तो कहते हैं हाथी के बाद दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं जी। सऊदी अरेबिया ISIS को फंडिंग करता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो सऊदी अरेबिया ISIS को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, मैं इसमें पूरी तरह विश्वास करता हूँ। और दूसरी बात यह है, आपने पहले एक सवाल किया था कि ईरान के अंदर ये कैसे हुआ जी। देखिए, ईरान की जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया की एक सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में गिनी जाती है। ठीक है। अभी तक ईरान की इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो दहशतगर्दों को उनके बॉर्डर के ऊपर ही रोक देती थी या कब्जा कर लेती थी। इस तरह से ISIS जो है अगर तेहरान के अंदर घुस गया है तो ये एक चिंता का विषय है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जिसकी इंटेलिजेंस सेटअप कंपेयर टू ईरानियन सेटअप काफी कमजोर है जी। तीसरी बात, ये रमजान के महीने के अंदर बाकी मुल्कों में चौथी हरकत है जिसमें कि ISIS इन्वॉल्व है और अफगानिस्तान के अंदर 3 हरकतें हो चुकी हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये जो वहाबी सोच वाले आदमी हैं ये किसी तरह से भी जिनको ये नहीं मानते या जो कहते हैं कि हमारे साथ नहीं है, उनको जीने का कोई हक नहीं है, उनके लिए रमजान या रमजान का कोई मायना नहीं है। और इन महीनों के अंदर भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसमें कि लोगों का खून बह रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो अनिल गुप्ता साहब ने यहाँ पर कहा। एक बात और मैं कह लूं फिर आप आगे ले जाइए। जी जी बोलिए सुमित जी। जी बोलिए। और ये मैं कह रहा हूं कि इसके साथ ही ये तो आज हुआ है तेहरान के अंदर, ये विश्व शांति के लिए सिन्हा साहब ने पहले कहा, मैं इसको सेकंड करता हूं कि ये विश्व शांति के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे गल्फ एरिया के अंदर जो है पावर वॉर शुरू हो जाएगा। अब देखिए रूस पीछे नहीं रहेगा, रूस ईरान की मदद में आएगा ही। और उधर अमेरिका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार सऊदी अरेबिया का साथ दिया और किस प्रकार उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है, वो एक एक्सिस बनती जा रही है और एक ईरान और रूस। तो ये गल्फ के इलाके की शांति और विश्व शांति के लिए अच्छी खबर नहीं है जी। जो अनिल गुप्ता साहब ने यहाँ पर बात कही SP सिन्हा साहब कि जब इंटेलिजेंस सिस्टम, क्योंकि अगर वो कंपैरिजन अगर कर रहे हैं भारत का और ईरान के इंटेलिजेंस सिस्टम में, तो वो ईरान को बेहतर पाते हैं। इन परिस्थितियों में अगर संसद जैसी जगह पर हमला होना, तो ये सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, आखिर जो ब्रीच है वो कहाँ है, इसमें कहाँ नजर आता है? इसमें दोनों, इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी सिस्टम का भी फेलियर जी। इंटेलिजेंस का काम क्या होता है कि एडवांस में सूचना देना कि आतंकवादियों का टारगेट किसी पीरियड में कभी भी चढ़ाई कर सकता है। ऐसा कुछ इनपुट नहीं था जैसे मुझे आभास लग रहा है। दूसरी बात देखिए,
जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान या ISIS स्पॉन्सर्ड आतंकवाद ईरान को बुरी तरह तबाह कर सकता है, तो जो हमारी मिलिट्री की सिखलाई है कि आप एक अप्रिसिएशन कैरी आउट करते हैं वाइटल एरिया एंड वाइटल इंस्टॉलेशंस, उसका आप सिक्योरिटी सिस्टम रिव्यू करते हैं, क्या फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम है। जब पार्लियामेंट ऐसा इतना रेस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक होता है, इसका मतलब है कि 3 टियर 4 टियर सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, और फर्स्ट ईयर ही इतना अभेद होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसको वो इम्प्रेग्नेबल होना चाहिए, वो कोई उसको भेद नहीं सकता है। इसका मतलब आसानी से आतंकवादी घुसे हैं और पाक पार्लियामेंट में घुसे हैं। कोई CCTV कवरेज नहीं रहा होगा, कोई QRT नहीं रही होगी, कोई अलार्म सिस्टम नहीं रहा होगा, मतलब फ्री फॉर ऑल था, आसानी से आतंकवादी घुस गए हैं और महम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको मैं सिक्योरिटी फेलियर भी मानता हूं। और जब तक सभी देश के लिए मैं कहता हूं, खाली ईरान के लिए ये लागू नहीं है, कि जो उनके वाइटल आतंकवादी क्या चाहते हैं, यदि पार्लियामेंट पे अटैक होता है तो उनको कितना TRP मिलता है, कितना उसको न्यूज़ कवरेज मिलता है, रादर देन एक रिक्शा स्टैंड या बस स्टैंड को डिस्ट्रॉय करने से। तो जान के ऐसा टारगेट चुनते हैं जहां उनको ख्याति मिले और उनके आतंकवाद के क्षेत्र में उनकी पहचान बढ़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विश्व के सभी देशों को कि आप अपने सॉफ्ट एरियाज, वाइटल इंस्टॉलेशंस, वाइटल एरियाज को पूरी तरह से सिक्योर कीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपको यदि डॉग स्क्वाड लगाना है तो डॉग स्क्वाड लगाइए, क्योंकि वो ये कोई भी अननोन व्यक्ति जब वो घुसेगा वो भौंकेगा, आपका अलार्म सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेटिव हो गया। तो इस तरह से मल्टी लेयर्ड हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, एनिमल का इस्तेमाल करते हुए, QRT का इस्तेमाल करते हुए, यदि हम फुल प्रूफ जीरो पेनिट्रेशन सिक्योरिटी सिस्टम यदि लगाते हैं वाइटल एरिया, वाइटल इंस्टॉलेशंस में, तो हम काफी हद तक फर्स्ट लेयर पे ही, फर्स्ट टियर पे ही हम आतंकवादियों को रोक सकते हैं। नहीं, जब हमारे लिए या ईरान के अगर हम संदर्भ से बात करें, जब इतनी क्रूशियल सिचुएशंस हैं उसमें, और जिन तमाम आपने सिक्योरिटीज का बात यहाँ पर की है, अगर इन तमाम चीज़ों का होना इतना ज़रूरी है तो ये क्यों नहीं इनका इस्तेमाल जो है हुआ है। और अनिल गुप्ता साहब के साथ जो मैं सवाल के साथ जाना चाहता हूं, दूसरी ये सिचुएशन कि अगर संसद को टारगेट किया जा रहा है, एक वो ऐलान जो ISIS के उन करते धर्ताओं की तरफ से पहले कहा गया कि अगर हम एकजुट होकर नहीं लड़ सकते हैं तो आप फैल जाएं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें, और ईरान जैसी जगह पर जाकर संसद को पेनिट्रेट किया जा रहा है या संसद को टारगेट किया जा रहा है, तो अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश हो रही है गुप्ता साहब? जी नहीं, मजलिस या संसद को अटैक करने का जिहादियों का एक ही मकसद है। भाभी आइडियोलॉजी डज नॉट बिलीव इन नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट। वो ये कहना चाहते हैं कि वो ईरान के नेशन स्टेट को नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां की पार्लियामेंट नेशन स्टेट का सिंबल है, नेशन स्टेट का एक मेन पिलर है। तो उसको वो नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहे हैं जो भाभी आइडियोलॉजी के मुताबिक, और ये बहुत खतरनाक बात है बाकी देशों के लिए भी। जी त्रिपाठी साहब, पाकिस्तान के लिए जो है ये खबर कैसी है? पाकिस्तान क्या चाहता है ईरान की सिचुएशंस के लिहाज से, और इस पूरी खबर को वो किस तरीके से अपने लिए एनालिसिस कर रहा होगा? त्रिपाठी जी, देखिए, पाकिस्तान के ईरान से जो रिश्ते रहे हैं वो जग जाहिर हैं, और पाकिस्तान ये हमेशा चाहेगा कि उसके बगल में रहने वाला ईरान असुरक्षित रहे, कमज़ोर रहे। और ख़ास तौर से जब ये शिया वर्सेस सुन्नी का या वहाबी वर्सेस शिया का मामला हो जाता है, तो पाकिस्तान को इसमें माइलेज मिलती है, इसमें लिवरेज मिलती है और दूसरे सुन्नी देशों से। तो पाकिस्तान तो वो ये चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान को शायद अभी ये नहीं समझ आ रही है कि जितने अभी वहाँ आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में रहे हैं, पनपे हैं और एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उनके साथ अगर ये भी ISI भी जुड़ गया तो शायद ये पाकिस्तान के लिए भस्मासुर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि इन सारे संगठनों को आप देखिए, ISIS का ही लीजिए कि अगर इराक में और सीरिया में कमज़ोर हुए तो उन्हें दूसरी जगह अपना हौसला या अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलना चाहिए। और वही चीज़ होगी कि अगर वो ईरान में वो सफल हो गए या ईरान में उन्होंने कुछ किया, तो कोई इसकी वो नहीं है कि वो पाकिस्तान में नहीं करेंगे ऐसा। अभी भले ही ISI या पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान के और भी आतंकवादी ग्रुप उनका समर्थन कर रहे हो, लेकिन एक स्थिति ये आ सकती है कि जब वर्चस्व की लड़ाई होगी आपस में, तब शायद ISIS के
प्रहार का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए अभी बड़ी दुरूह स्थिति है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यही दुआ करता हूं कि वो शायद समझ जाएं टाइम से, तो अपना भी विनाश बचा सकें और क्षेत्र का भी। जी, ये होता रहा है उनके साथ और फिर भी जो है स्थिति उनकी सुधरने का नाम नहीं लेती है। सिन्हा साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जब विश्व में शांति का और तरह तरह के हिंसा का स्वरूप देखता हूं तो मुझे लगता है कि विश्व की जो बहुत पावरफुल शक्तियां हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं उनके आर्म इंडस्ट्री का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। वो नहीं चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान हो, समस्या सुलगती रहे, वो अपना आर्म सप्लाई करते रहें, वो उस देश के राजनीति में इंटरफेयर करते रहें और उनकी दुकान चलती रहे। ये दुर्भाग्य है विश्व का कि अपने आर्थिक प्रायोरिटीज़ को प्राथमिकता देते हैं और विश्व के शांति के क्षेत्र में काम नहीं करते, न सोचते हैं। उसी का स्वरूप मुझे मिडिल ईस्ट में दिखाई पड़ रहा है। उसी का स्वरूप एक स्वरूप मैंने देखा था जब हम छोटे थे कि जॉन एफ कैनेडी ऐसे आदमी को अमेरिका की आर्म इंडस्ट्री ने मारा। तो ये जो आर्म इंडस्ट्री का जो वेस्टेड इंटरेस्ट का जो बहुत ही भयानक दृष्टिकोण है, खेल है विश्व शक्तियों को द्वारा, उसका अंजाम विश्व भुगत रहा है। जी, गुप्ता साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ, एक तो मैं सिन्हा साहब से सहमति जाहिर करना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका की आर्म इंडस्ट्री, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूँ। अमेरिका की आर्म इंडस्ट्री सबसे खतरनाक है और पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरे विश्व में अगर कहीं पे भी अस्थिरता है तो ये फैलाते हैं ताकि इनकी दुकान चलती रहे। और आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया पाकिस्तान का। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान को अभी बहुत चिंता लग जानी चाहिए, क्योंकि भारत को चाहिए इस मौके का फायदा उठाए। भारत, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का एक युद्ध जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो आतंक फैला हुआ है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को कंपेल करना चाहिए आतंकवाद को वो रोके और जो एज पाकिस्तान टेरर को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी इस्तेमाल करता है उसको खत्म करें। लेकिन अगर ईरान से भारत अपनी नजदीकी दिखाता है या ईरान के सपोर्ट में हम जाते हैं, अमेरिका का क्या रुख रहेगा फिर इस पर? उसे पसंद आएगी ये तमाम चीजें? देखिए, हमें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है। ये दिस एन एरा ऑफ रिलेशंस बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। हमें मल्टीलेटरलिज्म में नहीं जाना चाहिए। अमेरिका क्या सोचता है, हमारा अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है अमेरिका के इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप है ईरान और भारत के इंटरेस्ट को देखते हुए। हमें अपना ही सोचना है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि अमेरिका क्या सोचेगा, चीन क्या सोचेगा, तो फिर हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान से जो टेररिज्म पनप रहा है वो खत्म होना चाहिए। अमेरिका इसके बारे में सीरियस नहीं है। अमेरिका अगर चाहे तो पाकिस्तान को वो वहां पे लगाम क्यों नहीं लगाता है टेररिज्म के ऊपर, ये जानते हुए कि हर टेरर लिंक का कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। वो अपने हथियार बेच रहा है, जैसे आप लोगों ने कहा कि जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो बिल्कुल उसके पीछे काम कर रही है। त्रिपाठी जी, देखिए, मैं गुप्ता जी की बात से सहमत होते हुए थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि भारत को ईरान का समर्थन इसलिए नहीं करना चाहिए सिर्फ कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ है या ईरान से हम तेल ले रहे हैं या चाहे बाहर पे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। हमें इस पॉइंट पे करना चाहिए कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज कंडेमनेबल। वो निंदनीय है और हमें उसकी निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। और चूंकि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ है ईरान में, इसलिए हमें उसका समर्थन करना चाहिए ईरान का। और ये इससे ये भी फायदा होगा कि एक ओर तो हम ईरान के रूप में अपने एक समर्थक को पाएंगे और दूसरी ओर पाकिस्तान को घेरने का भी ये मौका मिलेगा कि ये विश्व जनमत को दिखाने के लिए कि देखिए पाकिस्तान की वजह से ही इस क्षेत्र में आतंकवाद और सारी गड़बड़ियां फैल रही हैं। बिल्कुल, यानी जो हम लगातार कर रहे हैं उसे जो है हम प्रत्यक्ष रूप पर दिखा सकते हैं। सिन्हा साहब, दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि विश्व के स्तर पे 100% एग्रीमेंट किसी भी दो देश का हर एक बिंदुओं पे नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। वही अमेरिका जिसको तबाह किया उसामा बिन लादेन ने, उसको पाकिस्तान ने पनाह दिया, यह विश्व ज्ञात बात है। और उसके बावजूद अमेरिका अभी भी किसी इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को दे रहा है। कहने का मतलब है कि
विश्व के स्तर पे जो रिश्ते हैं वो मल्टी डायमेंशनल हैं कि किसी एक इशू पे कॉम्प्रोमाइज करता है, किसी दूसरे इशू पे आगे बढ़ता है। आप रूस का ही उदाहरण ले लीजिए कि पाकिस्तान के साथ उसने ज्वाइंट एक्सरसाइज करने की बात की। थोड़ी सी चिंता का विषय हुआ हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान ने रिप्रेजेंट किया तो वहां पे सुधार आया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। अपने जो प्रोपेगेंडा हैं बस वो कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, और जरूरी है कि तमाम जो देश हैं वो उन तमाम चीजों को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आए और आईएसआईएस जैसे जो संगठन पनपे और उसके बाद अब ये स्थिति पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ें, जिससे कि आतंकवाद जैसे नासूर से बचा जा सके, इन हालातों से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि ये स्थिति भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए कितनी खतरनाक है और इससे कैसे निपटना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए तमाम देशों के लिहाज से। फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबर।